Hello everyone, welcome to EduMaths Academy, and in this video we will be analyzing the Hindu newspaper of 24th August 2024. So let's get started. This is the headline of the day: Not neutral, India on the side of peace, PM in Kyiv. This news is important from our General Studies 2 paper and in regards to international relations. हाल ही में क्या हुआ है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिला एंड वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई एंड उस चीज़ों को वी विल डिस्कस इन ऑन द राइट हैंड सेक्शन. यू कैन सी जो पहला एजेंडा था या फिर जो हाई ऑन एजेंडा दैट वी कैन से वाज द यूक्रेन वार. और इस यूक्रेन वार में जितने भी सारी बातें थी बिटवीन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट फुल्ली फोकस्ड ऑन द यूक्रेन वार. एंड इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया विल डू एज मच एज इट कैन टू एंड दी कॉन्फ्लिक्ट. ये जो विज़िट रहा है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सिंस 1991 जब यूक्रेन का इंडिपेंडेंस हुआ था, ये एक लैंडमार्क विज़िट है. और इसके पहले और किसी ने विज़िट किया नहीं है, आई मीन बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर. सो उसके बाद ही यही एक विज़िट रहा है. यहाँ पे इंडिया कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रल नहीं है, हम लोग ने साइड लिया है, लेकिन हम लोग ने साइड लिया है वो भी आपका पीस को लेके. तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जितने जल्दी हो सके हम लोग इसको ख़त्म करें. लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने भी इंडियन मीडिया को जब वो बता रहे थे जो इंडिया परचेज़ करता है रशियन ऑयल और अदर गुड्स, इस वजह से रशियंस को बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, अर्निंग्स बिलियंस में हो रहा है. तो ये वाला इशू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने उठाया है. और एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग रहा है वो डिटेल्ड में रहा है एंड ओपन एंडेड रहा है एंड एक कंस्ट्रक्टिव और अच्छी तरीके से डिटेल्ड में ये मीटिंग हुआ गया है. इनमें से 4 एग्रीमेंट्स किए गए हैं. एक आपका ह्यूमैनिटेरियन एड. इस ह्यूमैनिटेरियन एड से हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ के जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जब हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं तो उसका मीनिंग ये हो गया कि जो मैन पावर है उसको डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें से उन ह्यूमैनिटेरियन एड्स या फिर ह्यूमैनिटेरियन आप असिस्टेंस बोलिए, वो यूक्रेन को ज़रूरत है. सिमिलरली एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में भी और फूड इंडस्ट्री में भी हेल्प इंडिया से सपोर्ट की आशा रहेगी. कल्चरल कोऑपरेशन और जो ड्रग रेगुलेशन है कि ड्रग की क्वालिटी अच्छी हो और सही तरीके से ड्रग्स, जब हम ड्रग्स बोलते हैं तो मेडिसिन रिलेटेड जो है, तो वो हमारे पास उन यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग का अच्छा से ये डील हो. तो ये था हमारा आज का पहला न्यूज़. सो आगे बढ़ते हैं. स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20,000 करोड़ टू इंडियंस जीडीपी ओवर द लास्ट डिकेड. ये हमारे जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए. स्पेस का जो सेक्टर है उसने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है 24 बिलियंस टू इंडियन जीडीपी. जब 24 बिलियन को हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 20,000 करोड़ रुपए होते हैं. सो जो स्पेस सेक्टर है इन्होंने डायरेक्टली 20,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है. एंड सिमिलरली स्पेस सेक्टर से 96,000 जॉब बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हम लोग इंडिया में पिछले 10 साल में किए हैं. Moving forward, for every $1 produced, there was a multiplier effect of $2.5 to the economy. मतलब $1 अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से $2.5 हमारे इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है. मूविंग अहेड, इंडियन स्पेस फोर्स 2.5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव देन कंट्रीज ब्रॉडर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स. मीनिंग कि जो अलग अलग जो कैटेगरीज़ के जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है, या फिर हम लोग बोले कि इंडस्ट्री अगर हम बोले तो जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गए, माइंस हो गए, फॉरेस्ट्री हो गए, फिशिंग हो गए, इन अलग अलग तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं
उसमें से जो इंडियन स्पेस का जो फोर्स है उसमें 2.5 टाइम्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रियल वर्क फोर्सेस। सो ये जो डेटा है जो हम लोगों को मिला है कि हमारे इंडिया में कि इतने सारे जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं, और ये जो स्पेसिफिक डेटा है वो एक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है, और ये फाइंडिंग का प्रेजेंटेशन दिया था स्टीव बॉचिंगर ने। वो एक एफिलिएटेड एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र है नोवा स्पेस में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नोवा स्पेस। तो नोवा स्पेस एक यूरोपियन कंसल्टेंसी है, एंड सिमिलरली इसी का जो प्रेजेंटेशन था वो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशंस जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं एंड जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह एंड इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, जो स्पेस का जो एग्जीबिशन है वहाँ में थे, और यहीं पे वो प्रेजेंटेशन दिया गया था। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द गवर्नमेंट आइज आर्मिंग यूथ विद जापानीज लैंग्वेज टू टैप जॉब्स, and this will be important from general studies 3 perspective about the economic development. So यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जापानीज़ लैंग्वेज है उनकी ट्रेनिंग यूथ को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एंड बात अभी ऐसा निकला गया है कि यहाँ पे करीब जापान में करीब 4 लाख जॉब्स का शॉर्टेज हो रहा है, एंड जापानीज़ लैंग्वेज में 4 लाख जॉब शॉर्टेज मतलब बहुत ही ज़्यादा एक गैप है। उस गैप को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेन करेंगे हमारे इंडियन इंडिविजुअल्स को, एंड ये एक पार्ट है मल्टी प्रोंग्ड स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ मल्टी प्रोंग्ड स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स, मतलब कि जो अलग अलग तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वहाँ से ये एक है जो जिसका मेन एम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे एंड सिग्निफिकेंटली इकोनॉमी में भी उसका डेवलपमेंट हो। सो यहाँ पे कहा गया है कि सब्सटेंशियल शॉर्टेजेस ऑफ वर्कर्स इन जापान्स रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। सो ये जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, जब हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रोइंग इकोनॉमी में रैपिडली बढ़ रहा है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें मतलब ना जो रैपिडली एज होते जा रहा है ना, तो यहाँ पे उतना रैपिड या फिर बोले तो बहुत फास्ट चेंजेस नहीं हो रहा है, डिक्लाइनेशन की तरफ जा रहा है। और इसी गैप का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो CII भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू से ये बात निकला है कि जापान शॉर्टेज हो रहा है करीब 4 लाख जॉब्स के। एंड यहाँ पे भी कहा गया है कि देखिए ऑलमोस्ट एश्योर्ड ऑफ ए जॉब इन जापान हाई पेइंग, मतलब कि जो कोई भी ये ट्रेनिंग ले लेंगे और अगर डिग्री है तो ये जो जॉब है उनको एश्योर्ड होके वो जॉब मिलेगा ही, एंड वो हाई पेइंग भी रहेगा। एंड सिमिलरली अपने भाषण में यूनियन मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका नाम है जयंत चौधरी जी, तो उन्होंने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम डिग्री क्रिटिकल स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी एम्प्लॉयड। सो जो लैंग्वेज ट्रेनिंग है ये भी एक क्रिटिकल स्किल्स में आता है, या फिर हम लोग उनको क्रिटिकल स्किल्स में की कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ये न्यूज़ आया था आपका एडिटोरियल सेक्शन में, एंड हम लोग इसको डाइसेक्ट करके जानते हैं कि जो रोड मैप है 2047 में इंडियन एग्रीकल्चर में, तो क्या क्या इनके चैलेंजेस है और इसमें क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं। एंड दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज़ 3 एंड इट विल बी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर, सो यू कैन इंक्लूड इन योर स्टडीज़ अबाउट दिस न्यूज़। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए 2047 में जो हमारे 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस का, तो वहाँ पे भले ही वहाँ पे टाइम है बाकी है, लेकिन वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन पर कैपिटा ग्रॉस
इनकम होना पड़ेगा, जिसको GNI भी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम होना पड़ेगा, जो हमारे जो करंट लेवल है वहाँ से 6 टाइम्स ज़्यादा होना पड़ेगा, तब हो जाके हमारे जो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में या फिर वहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए तो हमको एडॉप्ट करने पड़ेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हमको क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दोज आर लाइक प्रिसीजन फार्मिंग। जब हम प्रिसीजन बोलते हैं तो प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट फार्मिंग विद राइट टूल्स फॉर द राइट जॉब। तो वहाँ पे हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग करना पड़ेगा। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स। सो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स है जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एंड जो एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स है, अलग अलग नए इरिगेशन टेक्निक्स है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उनको हमको इनकलकेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। तो सिमिलरली एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY भी कहा जाता है, इसको कवर किया गया है 78 लाख हेक्टेयर्स में, और इसका मेन है प्रोमोटिंग वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन। जब हम लोग माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं तो माइक्रो इरिगेशन का मीनिंग हो गया है कि ये इरिगेशन का एक मेथड है, एंड इसको थ्रू ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर्स, फॉगर्स, इस तरह के द्वारा सरफेस में या फिर सब सरफेस में जो लैंड है, लैंड के जो सब सरफेस या फिर सरफेस है, तो वहाँ पे यूजिंग दिस ड्रिपर, स्प्रिंकलर्स और फॉगर्स, इसके द्वारा माइक्रो इरिगेशन किया जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया के जो एग्रीकल्चर चैलेंजेस है उनमें से एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है लैंड डिग्रेडेशन, एंड तीसरा है मार्केट एक्सेस इश्यूज़। जब हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं तो उनका मीनिंग है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकलते हैं, तो उनके द्वारा क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। एंड जो लैंड डिग्रेडेशन होते हैं वो भी आपका जो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, जिसमें जो होने से आपका सॉइल इरोशंस होते हैं, फिर डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशंस होते हैं, या फिर अगर रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया तो उससे लैंड डिग्रेडेशंस होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मार्केट एक्सेस इश्यूज़। मार्केट एक्सेस जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मीनिंग हो गया है कि जब हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसका राइट मार्केट जो होता है, जो क्रॉप्स है उनके क्रॉप्स के लिए जो राइट अमाउंट है या फिर राइट मार्केट से जिससे उनको राइट प्राइसिंग मिले, तो उनका जो ये इश्यूज़ है ये भी एक एग्रीकल्चरल चैलेंजेस में आते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, एक जो सिग्निफिकेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉर्नरस्टोन स्कीम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम जो एग्रीकल्चरल रिस्क मैनेजमेंट में 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है क्रॉप लॉसेस के। तो मतलब अगर किसी का खेती बाड़ी जो है वो अगर लॉस हो गया है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट थ्रू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फसल मीन्स क्रॉप, बीमा मीन्स इंश्योरेंस, एंड योजना मीन्स पॉलिसी। सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जब से ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है तो तब से 49.5 करोड़ फार्मर्स ने इसमें एनरोल किया है, और गवर्नमेंट ने या फिर जो फार्मर्स है जिसने भी एनरोल किया है उन्होंने 1.45 लाख करोड़ का क्लेम आज तक हुआ है। और इसी को कहा गया है कि एक कॉर्नरस्टोन स्कीम या फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो एग्रीकल्चरल रिस्क मैनेजमेंट में इसको शामिल किया गया है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसको ई नाम भी कहा गया है, ये भी 2016 में आया था, एंड इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2016 में। इसका मेन है कि एम है कि इंटीग्रेट करना जो एग्जिस्टिंग मार्केट है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि मार्केट एक्सेस, राइट मार्केट नहीं मिलता है फार्मर्स को, ठीक इसी तरह एक
ई नाम बोल के एक प्लेटफॉर्म है। इस ई नाम प्लेटफॉर्म में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिससे फार्मर्स का लिंकेज हो सके। मूविंग फॉरवर्ड, एक इम्बैलेंस बताया गया है, और वो इम्बैलेंस क्या है वो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब जितना हम लोग आदमी लगाते हैं किसी काम में, वर्क करने का फोर्स मतलब काम करने का फोर्स मतलब जब हम लोग बोलते हैं जो इंडिविजुअल्स आदमी लगाते हैं वो 46% है एग्रीकल्चर में। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इंडिया के जीडीपी में वो सिर्फ 18% है। मतलब एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है इसमें। एंड कहा गया है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो इम्बैलेंस है, ये बढ़ते ही जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस लुक एट द सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस। जो चैलेंजेस हम लोग ने बताया था एंड उस चैलेंजेस का सॉल्यूशंस क्या क्या है। फर्स्ट इज़ रैशनलाइजिंग फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें या फिर जानने की कोशिश करें कि ये रैशनलाइजिंग फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ क्या है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन यूरिया प्राइसेस एंड बायो फर्टिलाइज़र्स, उनको प्रमोट करना, इन सारी चीज़ों को रैशनलाइज करना, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है रीडायरेक्टिंग सेविंग्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज आर क्रूशियल। बताया गया है कि जो सेविंग्स होता है, इन सेविंग्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशंस के लिए ही हम लोग ढाल सकते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। देखिए, रिसर्च करेंगे, जानेंगे, तभी ही कुछ नया कुछ डेवलप कर सकेंगे। एंड जो कहा गया है कि जो सेविंग्स है अगर हम लोग वो एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में डाल सकेंगे तो वो हमारा एक सॉल्यूशन होगा चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड वन ऑफ देम इज़ प्रधानमंत्री सम्मान निधि। इस स्कीम के द्वारा 6,000 एनुअली फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिसबर्स किया गया है। नेक्स्ट है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको SHC भी कहा गया है। इसका एम है टू ऑप्टिमाइज सॉइल न्यूट्रिएंट यूज़, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है उसको ऑप्टिमाइज करना, देयर बाय एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सॉइल का न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा हो, बेटर हो, तब डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी में वो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इनमें हम लोग फोकस करते हैं व्हाट आर द की एरियाज, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिमांड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड्स आएंगे। एंड जो इंसाइट्स फ्रॉम पास्ट ग्रोथ कैटलिस्ट, जो प्रीवियस ग्रोथ जो हुए हैं हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, उनका कारण क्या क्या था या फिर किन किन चीज़ों से हुआ था, जो मेन पॉइंटर्स रहे हैं ग्रोथ के लिए, उनका इंसाइट लेके, उनका मतलब इंफॉर्मेशंस लेके, फिर जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है उनको देख के और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है उनको देख के हमारे एग्रीकल्चर का जो लैंडस्केप है उनमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। रोड टू 2047 प्रेजेंट्स लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो रोड टू 2047 में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। सो एक है एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो हम लोग ने प्रीवियसली बातें किए थे कि प्रिसीजन फार्मिंग होना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको हम लोगों को करना पड़ेगा। जब हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल मतलब जो लंबे ड्यूरेशन तक हम लोग उसको कर सकते हैं तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल। तो हम लोग जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उसको करना है। फिर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते रहेंगे और हम लोग उनका यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो लास्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। सो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि जो ग्रोथ कैटलिस्ट है यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इंसाइट्स निकालेंगे, इंफॉर्मेशंस निकालेंगे। सो बाय दीज इंफॉर्मेशंस जो हम लोग
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के द्वारा जो हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग इम्प्लीमेंटिंग करना पड़ेगा, हम लोग को गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ही जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इनके इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ही ये हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड इनको इम्प्लीमेंटेशन करने से जो हमारे जो एनहांसमेंट होगा या फिर जो बढ़ोतरी होगी वो होगी फार्मर्स इनकम में, एंड मीट फूड डिमांड्स ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो जैसे जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जाएगा, है ना, तो उनके जो खाने के डिमांड्स है वो भी ये इम्प्लीमेंटेशंस के द्वारा पूरे होंगे। एंड अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो हम लोग लंबे समय तक हम लोग उसको सस्टेन कर सके। So this was the newspaper analysis of the Hindu newspaper. I hope it will be beneficial for your studies and for your education in general. Thank you very much for watching, and we will see you soon in the next video.